हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज तबीयत थोड़ी सी कम सही होने की वजह से कैमरे के सामने मैं नहीं आ रहा हूँ। तो ऐसे ही देख लेते हैं जो कुछ भी बचा हुआ है पहले अभ्यास में। तो अभ्यास चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण क्लास 10। तो जो कुछ भी बाकी बचा है आइए देख लेते हैं। तो हम लोग देखते हैं ऑक्सीकरण किसे कहते हैं और अपचयन किसे कहते हैं। तो इसको थोड़ी देर में देखते हैं। जो दिख रहा है स्क्रीन पे, थोड़ा नीचे चलते हैं, पहले उसको देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो देखिए क्या होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने पर ऑक्सीजन जुड़ जाता है। ऑक्सीजन क्या है, एक ऋण विद्युतीय तत्व है। तो या तो ऑक्सीजन जुड़े या तो कोई फिर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जाए। तो देखिए आ से होता है ऑक्सीजन, आ से होता है क्या, ऑक्सीकरण। आ से ऑक्सीकरण और आ से ऑक्सीजन, मतलब ये ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन जुड़ता है। तो ऑक्सीजन जुड़े या फिर कोई भी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े। ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। और इसमें सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, ये फ्लोरीन। तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है कि सबसे ज़्यादा ऋण विद्युतीय तत्व कौन है, फ्लोरीन। अब ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं कि साझे के इलेक्ट्रॉन में, मतलब अस्थाई होने के लिए इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की जो क्षमता होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं। तो ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन भी बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, सर्दी जुकाम हो गया है कई स्थानों का पानी पी लेने की वजह से, तो काफ़ी सारी परेशानी आ रही है, इसलिए कैमरे के सामने नहीं आए हम। तो ऐसे ही देख लेते हैं। और गैप करना भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, तो इसलिए सोचे वीडियो बना ही देते हैं जो कुछ भी बचा है। तो देखिए थोड़ा आप मैनेज कर लीजिए। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है, या तो ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है, और क्या होता है, या ये कंडीशन अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो फिर या तो हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीकरण कहलाता है। तो हाइड्रोजन क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। तो या तो हाइड्रोजन या भी कोई सा भी धन विद्युतीय तत्व अगर हटता है तो वो क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आगे चलते हैं। फिर देखिए या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या फिर ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन हटता है, या इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। मतलब कोई सी भी कंडीशन हो, या तो ऑक्सीजन जुड़े या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े, या हाइड्रोजन हटे या धन विद्युतीय तत्व हटे, या इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। ठीक ना। और एक कंडीशन क्या होती है, ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे ऑक्सीकरण अंक में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वहाँ भी क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ये ऑक्सीकरण अंक क्या होता है कि कोई भी परमाणु हो, मतलब कोई, जैसे ये देखो, जैसे ये तत्व है, ठीक ना, नाइट्रोजन क्या है, तत्व है। तो इसका एक परमाणु यहाँ दिया गया है, तो कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है या फिर ग्रहण करता है वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीकरण अंक होते हैं उसके। ठीक ना। तो जैसे देखिए ये N है और N पे -2 लगा हुआ है। ठीक ना। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बच गया, N। तो ये देखिए -2 था, -2 से यहाँ पे 1 आ गया ना, इसके ऊपर कितना है, 1 ही तो है। ये पूरा उदासीन हो गया ना, उदासीन हो गया। N क्या हो गया, उदासीन हो गया। पहले इस पे -2 चार्ज था, अब कोई चार्ज नहीं है।
तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण अंक में बढ़ोतरी हुई है। तो ऑक्सीकरण अंक में अंक बढ़ना भी क्या है, ऑक्सीकरण। अब देख लीजिए इसमें Fe है, Fe में +2 था, आगे जाके +3 हो गया, ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया। तो जब ऑक्सीकरण अंक बढ़ गया है तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, ठीक ना। तो इसका ठीक उल्टा होता है अपचयन, इसका ठीक उल्टा होता है अपचयन। देखिए यहाँ क्या था, यहाँ भी देख लीजिए, जो n के ऊपर -2 था ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो n बचा है, क्या बचा है, सीधा n बचा है। अब यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, n पे ना तो धनावेश है, यहाँ पे ना तो धनावेश है ना ऋणावेश है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब आगे अपचयन, थोड़ा अपचयन को समझते हैं क्या होता है। तो ये अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है। तो ऑक्सीकरण को हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को रिडक्शन बोलते हैं। देखिए ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था, तो इसमें ऑक्सीजन का हटना, मतलब ऑक्सीजन का हटना या फिर ऋण विद्युतीय तत्वों का हटना क्या कहलाएगा, अपचयन कहलाएगा। या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना या धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना भी क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण नहीं, सॉरी, अपचयन कहलाएगा, ठीक ना। और क्या होता है कि सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं होती हैं, सब क्या होती हैं, धन विद्युतीय तत्व होते हैं। देखिए धा से धातु, धा से धन विद्युतीय, यानी धातुएं क्या होती हैं, धन विद्युतीय तत्व होती हैं। और देख लीजिए जैसे ये कार्बन हो गया और हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, अधातु हैं, और ये अधातु होते हुए भी क्या है, धन विद्युतीय तत्व होते हैं, ठीक है ना। मतलब अधातु है तब भी ये धन विद्युतीय तत्व है, जबकि होना क्या चाहिए, ऋण विद्युतीय तत्व होना चाहिए। यानी धातुएं धन विद्युतीय होती हैं, अधातुएं ऋण विद्युतीय। लेकिन क्या कि कार्बन और हाइड्रोजन ये अधातु होते हुए भी क्या है, धन विद्युतीय तत्व है। अब देखिए क्या होता है कि ऑक्सीजन का हटना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना या इलेक्ट्रॉन का भी जुड़ना, ये क्या होता है, ये होता है अपचयन। तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना मतलब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, ये है अपचयन। या ऑक्सीकरण अंक में कमी, ये भी क्या है, अपचयन। जैसे इसमें क्या था, इसमें ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि हो रही है, तो क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। और इसमें क्या है, ऑक्सीकरण अंक में कमी हो रही है, तो क्या है, अपचयन है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, जैसे Ca+2 है, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बचा, Ca बचा, केवल Ca बचा। तो यहाँ पे देखिए 2 से ये कम हो गया ना, पहले यहाँ पे +2 था, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से देखिए ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई। और जब ऑक्सीकरण अंक में कमी हो गई तो इसको हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे अपचयन हुआ है, ठीक है ना। ये क्या हम लिखे, हमको खुद ही नहीं पता, छोड़िए, जाने दीजिए। ये Na क्या लिखे थे, Na2, अच्छा N2+3, छोड़िए इसको। ठीक, अब देखते हैं हम लोग फर्स्ट पेज, जो फर्स्ट पेज हम दिखाना चाह रहे थे आप लोगों को। अब ये समझ में आएगा फर्स्ट पेज कि फर्स्ट पेज क्या है, ठीक है। ये रहा फर्स्ट पेज। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है कि ऑक्सीकरण, ये जो ऑक्सीकरण है, इसमें देखिए ये ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण को ही हम लोग उपचयन भी बोलते हैं, ये ऑक्सीकरण उपचयन। तो इसको हम डायग्राम की सहायता से समझाने का प्रयास किए हैं हम, तो देखते हैं। तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाएगा। या तो ये कंडीशन रहेगी, या फिर इसमें से ये H का हटना, थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखे। तो ये देखिए, या तो H का हटना या धन विद्युतीय तत्व का हटना या इलेक्ट्रॉन का त्यागना, या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना या ऑक्सीकरण अंक में वृद्धि, ये सब कंडीशन किसके हैं, ऑक्सीकरण के कंडीशन है। अपचयन के कंडीशन क्या है कि या तो इलेक्ट्रॉन का जुड़ना यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना,
या H का जुड़ना यानी धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना, या फिर O2 का हटना, ये भी, या तो ऑक्सीकरण अंक में कमी, ये भी किसके कंडीशन है? अपचयन के कंडीशन है। तो देखिए यहाँ पे जो जो ऐसे एरो लगा है इसका मतलब है ये जुड़ रहा है, तो क्या है? अपचयन। ऐसे का मतलब क्या है? ये निकल रहा है, मतलब हट रहा है, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अपचयन ये समझ में आ गया होगा आपको। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। तो देखते हैं कुछ, जैसे ये हो गया, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया। अब देख लेते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों क्रियाएं होती हैं उन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं या उपोपचयन कहते हैं, ठीक ना। तो मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों कंडीशन, दोनों चीज़ें हो रही हैं, ऑक्सीकरण भी हो रहा हो और अपचयन भी हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी रेड और ऑक्स। तो देखिए ये बन गया है रेड ऑक्स, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से। रिडक्शन का ये रेड ले लिए हैं और ऑक्सीडेशन का ये OX ले लिए हैं और इसको रेडॉक्स बोल दिए हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब जिसे देख लीजिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो ये एग्जाम्पल है, जैसे N2 है, क्या है? N2 + 3H2 फिर एरो 2NH3। अब देखिए ये N2 है, N2 जा कर के आगे NH3 हो गया है, मतलब N में H जुड़ गया है ना। N में क्या जुड़ गया है? H। आगे चल के N में H जुड़ गया है, तो H का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। और इसमें देखिए ये H है, H2 है, और H में जाके क्या जुड़ गया है? N जुड़ गया है। N क्या है? N ऋण विद्युतीय तत्व है, यानी अगर किसी में ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है इसका मतलब क्या है? वहाँ पे ऑक्सीकरण है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये कार्बन है C में जा कर के O जुड़ गया है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण होता है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण हो गया है, यानी C का क्या हो गया है? ऑक्सीकरण हो गया है। अब यहाँ पे O2 है, तो देखिए O2 यहाँ पे O में जाकर के क्या जुड़ गया है? C जुड़ गया है। O में जाके क्या जुड़ गया है? C जुड़ गया है। तो C का जुड़ना या H का जुड़ना यानी धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या होता है? अपचयन होता है। तो CO2 में क्या क्या जाके जुड़ गया है? C। तो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तो तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे Cl है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जैसे ये देखिए क्लोरीन Cl में यहाँ पे K जुड़ा हुआ था ना, और यहाँ जाके K हट गया, तो K क्या है? K धन विद्युतीय तत्व है। तो धन विद्युतीय तत्व का निकलना, धन विद्युतीय तत्व का H, हम लोगों ने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि H या फिर धन विद्युतीय तत्व का हटना या निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे इसका क्या हो गया है? ऑक्सीकरण। और बाकी जो K है, देखिए यहाँ पे ये थोड़ा मिटा देते हैं, ये K अब यहाँ पे देखिए K में Cl जुड़ा हुआ था और यहाँ जाके केवल K हो गया है, तो यहाँ पे इसका क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। यहाँ पे K था और K के साथ यहाँ Cl जुड़ा हुआ था, अब यहाँ जाके ये सीधा K हो गया है। तो Cl क्या है? Cl ऋण विद्युतीय तत्व है। तो Cl जब ऋण विद्युतीय तत्व है तो यहाँ से K से देखिए ऋण विद्युतीय तत्व का हटना, तो ऋण विद्युतीय तत्व हट गया है, तो इसका क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। तो देखिए इसमें एक ही अभिक्रिया में जो है ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन, इसमें भी ऑक्सीकरण अपचयन, ऑक्सीकरण अपचयन, तो इसमें सब में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और अपचयन हो रहा है। तो एक ही अभिक्रिया में अगर ऑक्सीकरण अपचयन दोनों होता है तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया बोल देते हैं। तो यहाँ से आपको अपचयन भी समझ में आ गया होगा और ऑक्सीकरण भी समझ में आ गया होगा। अब जैसे देख लीजिए ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन
और ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये सभी ऋण विद्युतीय तत्व हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं आक्सीकारक क्या होता है और अपचायक क्या होता है। तो देखिए, जैसे अभी कोई भी अभिक्रिया है, तो अभिक्रिया में जिसका होता है ऑक्सीकरण, मतलब जिस तत्व का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचायक बोलते हैं। जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको अपचायक बोलते हैं, और जिसका जो है अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पे के है, के में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है ना, क्या हुआ है, अपचयन। तो इसका अपचयन हो गया है, तो के को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीकारक बोलेंगे। थोड़ा उल्टा टाइप का लग रहा है ना, कि ऑक्सीकरण है तो वो ऑक्सीकरण होगा, तो इसमें ऑक्सीकरण वाले को ऑक्सीकारक बोलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका क्या होता है, उल्टा टाइप का होता है ना, उल्टा होता है। तो देखिए, के का क्या हुआ है, यहाँ पे अपचयन हुआ है, तो के का अपचयन हुआ है, तो के को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे के क्या है, ऑक्सीकारक। और बी आर का क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, तो बी आर को क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। तो जिस तत्व का ऑक्सीकरण होता है उसे क्या हम लोग बोलते हैं, देखिए, जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम लोग अपचायक बोलते हैं, और जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक बोलते हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फास्ट और स्लो रिएक्शन क्या होते हैं, तीव्र एवं मंद अभिक्रियाएं। तो फास्ट रिएक्शन, जो रिएक्शन बहुत तेजी से होता है उसको हम लोग फास्ट रिएक्शन बोलते हैं, और जो रिएक्शन स्लो में होता है उसको हम लोग स्लो रिएक्शन बोलते हैं। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार मिलते हैं, तो मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड जब मिलते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है। तो लगभग 10⁻−10 सेकंड में बहुत ही तेज होता है, तो इसको हम लोग फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का अर्धायु काल भी क्या होता है, ये भी फास्ट रिएक्शन में आता है। स्लो रिएक्शन क्या होता है, जब वीक एसिड हो और वीक जो है बेस हो, मतलब एसिड और बेस, अम्ल और क्षार दोनों ही दुर्बल हों, बहुत कमज़ोर हों, तो ये इसको स्लो रिएक्शन बोलते हैं। ये बहुत समय तक, बहुत ज़्यादा समय लेता है ये रिएक्शन होने में, या तो फिर रिएक्शन बहुत ही देर में होगा या फिर होगा ही नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन। जैसे लोहे पर जंग लगना क्या है, स्लो रिएक्शन का उदाहरण है। अब देख लेते हैं उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी रिवर्सिबल और नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, कि ऐसी अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों दिशाओं में चलती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। जैसे ए है, कोई अभिक्रिया है, मान लो ए है, ए से बी बन जा रहा है और बी से फिर ए भी बन जा रहा है। जैसे बर्फ़ और जल वाला कंडीशन था ना, कि ये बर्फ़ है और यहाँ पे मान लो जल है, तो बर्फ़ से जल बन जाए और जल से बर्फ़ बन जाए, तो वो कौन सी हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। मतलब ए से भी बी बन जा रहा है और बी से ए बन जा रहा है। तो जब ये ए से बी बनता है, तो उस समय इसको हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, और जब बी से ए बनता है तो इसको हम लोग बैकवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक ना। तो ए से बी बनने की क्रिया की स्पीड को हम लोग रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं, और इसको आर एफ से लिखते हैं। और बी से ए बनने की क्रिया की स्पीड को हम लोग रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे, और इसको आर बी से दिखाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन बनती है कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों बराबर हो जाते हैं, जब ऐसी कंडीशन बन जाती है, यानी आर एफ बराबर आर बी, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो इसे हम लोग साम्यावस्था कहते हैं। बोलते हैं कि ये किस कंडीशन में है, साम्यावस्था की कंडीशन में है। कब, जब आर एफ और आर बी दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, यानी फॉरवर्ड रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर हो जाता है। तो और ये कब संभव है, केवल और केवल, यानी ये कंडीशन कब संभव है, केवल और केवल उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं में, यानी रिवर्सिबल अभिक्रियाओं में ही पॉसिबल है। और जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं सभी क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। जितनी भी भौतिक अभिक्रियाएं होती सब क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं।
ठीक ना। तो भौतिक अभिक्रियाएं किस भौतिक परिवर्तन, तो अभिक्रियाएं नहीं, भौतिक परिवर्तन। तो जितने भी भौतिक परिवर्तन होते हैं सब क्या होते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होते हैं। अब आइए देखते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी नॉन रिवर्सिबल, तो ये केवल एक दिशा में चलती हैं। जो नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये केवल एक दिशा में चलते हैं। जैसे ए है तो ए से बन गया क्या, बी, अब बी से ए नहीं बनेगा, तो यहाँ पे साम्यावस्था की बात ही नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे केवल आर एफ है, यानी केवल फॉरवर्ड रिएक्शन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, बैकवर्ड का कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पे, ठीक ना। तो जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं सभी क्या हैं, अनुत्क्रमणीय हैं। क्यों, क्योंकि इसमें एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में बदल तो दिया जाता है, लेकिन फिर दूसरे पदार्थ को पहले पदार्थ में नहीं बदला जा सकता है रासायनिक परिवर्तन में। तो ये सभी क्या होती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ तक हो गया है हमारे ख्याल से। अब सब कुछ खत्म हो चुका है पहले अभ्यास में, कुछ बचा हुआ नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्या है, ठीक ना। ये या तो नेक्स्ट कोई चैप्टर लेंगे उसको किया जाएगा, या फिर विद्या क्वेश्चन बैंक हम लोग लेंगे और उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे पूरा, बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक ना। तो आज की वीडियो को यहीं पे संपन्न करते हैं। थैंक यू दोस्तों।